नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। जातीय जनगणना की मांग को लेकर झारखंड से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा जिसमें जातीय जनगणना की मांग तो की गई, लेकिन सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि झारखंड में आदिवासियों की लंबे समय से जनगणना में अलग कोड बनाने की मांग रही है और जब एक आदिवासी सीएम को मौका मिला तो वे आदिवासियों की बात नहीं रख पाए। हम लोगों ने बात की है। झारखंड की राजनीति में ऐसा बहुत ही कम होता है जब पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ दिखें, लेकिन रविवार को यही हुआ। जातीय जनगणना के मुद्दे पर झारखंड का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी और आजसू के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काफी सकारात्मक बात हुई है। पूरे राज्य के हमारे सभी दलों के लोग आदरणीय अमित शाह जी से हम लोगों ने जो नया सेंसेक्स होना है वो उस पर हम लोगों ने अपनी भावना रखी कि जातिगत जनगणना हो। इसके लिए आज हम लोगों ने राज्य की भावना से उनको अवगत कराया। बैठक के बाद आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि हमने पहले भी प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। हमें ये समझ है कि जातिगत जनगणना के माध्यम से जो कास्ट स्तर पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये आसानी होगी वहाँ तक पहुँचने में और मूल्यांकन करने की भी सुविधा हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। सब कोई जानते हैं इस देश में पिछड़े वर्ग का हितैषी, हित चिंतक मोदी जी की सरकार और मोदी जी हैं। लगातार पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। मेडिकल और डेंटल हॉस्पिटल कॉलेज में भी 27% आरक्षण देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पिछड़े वर्गों के साथ। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान जातीय जनगणना की मांग रही है कि जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से कोड हो। ऐसे लोगों का, ऐसे दलों का मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले दिनों में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि लंबे समय से आदिवासी सरना कोड की मांग कर रहे थे। आदिवासी हमेशा से प्राकृतिक पूजक रहे हैं और इस बार भी आदिवासी अपने दम पे लड़ाई लड़के सरना कोड हासिल करेंगे। झारखंड में कुछ अधिकारी सिर्फ कागजों पर काम करते हैं और सरकारी कार्यालयों में दलाल हावी हैं। ये सनसनीखेज आरोप हम नहीं, खुद सत्ताधारी कांग्रेस की रामगढ़ से विधायक ममता देवी लगा रही हैं और वे ऐसे अधिकारियों को सचेत भी कर रही हैं। दरअसल विधानसभा की याचिका समिति बोकारो पहुंची थी, जहां गोड्डा विधायक अमित मंडल और रामगढ़ विधायक ममता देवी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ममता देवी ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र में जाने की जगह ऑफिस में केवल कागजी कार्रवाई करते हैं, जिससे लोगों की परेशानी का हल नहीं हो पाता। ममता देवी ने सरकारी ऑफिस में दलालों के हावी होने का भी आरोप लगाया है। कई जगह पे है कि केवल टेबल में वर्क होता है। अभी भी टेबल में वर्क होता है। अधिकारी टेबल में ही बैठ करके, कई अधिकारी जो काम करते हैं, जो अगर क्षेत्र में जाएंगे, स्पोर्ट में जाके देखेंगे, तभी वो काम जल्द से जल्द खत्म होता है। तो ऐसा ये लोग नहीं करते हैं, जिसकी शिकायतें पहले भी हम लोग कर चुके हैं और हमेशा करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे काम नहीं होना, कहीं ना कहीं यहाँ पे दलालों का हावी होना हम कह सकते हैं। कि कई सारे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो लोग हमेशा से दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। और देखिए कि किसान आंदोलन के समर्थन में पलामू में प्रदर्शन लगातार जारी है। आज बुलाए गए बंद को कई राजनीतिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। बंद समर्थकों ने 6 मुहान चौक सहित शहर के सभी चौक चौराहों को जाम कर दिया है। इससे गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा सकती है, जिससे आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। पलामू की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारत बंद के समर्थन में कई संगठन सड़कों पर उतर गए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में इस बंद को बुलाया गया है और देखिए किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, जिससे आम लोग परेशान हैं।
कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों का भारत बंद है। बोकारो में इसे लेकर संयुक्त मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। भारत बंद कराने के दौरान नेता आम राहगीरों से भी उलझ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक में देखने को मिली, जहां बाइक से जा रहे 2 लोगों को बंद समर्थकों ने रोक दिया। इस दौरान बाइक से जा रहे एक युवक ने बंद करा रहे लोगों को नसीहत भी दे डाली और जबरदस्ती बंद कराने से बचने की सलाह भी दी। बेरनो इलाके में कोयला की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बंद करा दी गई है। वहीं दुकानों को भी बंद कराने का काम लगातार किया जा रहा है। कोडरमा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। पुलिस लगातार मौके पर कैंप कर रही है। घटना चंदवारा के खांडी गांव की है, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए, जिसके बाद जमकर दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और फिलहाल गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है। चतरा के टंडवा में सीसीएल मगध कोल परियोजना के कांटा घर में अवैध उगाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धर्म कांटा में बैठे लोग अवैध उगाही में लिप्त हैं। कांटा कराने के नाम पर लोगों से उगाही की जाती है। इस कांटा घर में हर दिन 100 से अधिक ट्रक पहुंचता है और कांटा बाबू हर गाड़ी वाले से 200 रुपए की उगाही करते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इसी बीच कोडरमा से एक बड़ी खबर, जहां पटरी से मालगाड़ी उतर गई है। स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास ये हादसा हुआ। तो कोडरमा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटरी से मालगाड़ी उतर गई है। पश्चिमी केबिन के पास ये हादसा हुआ और कोडरमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेपटरी होने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई है। अप और डाउन दोनों लाइन जाम हो चुके हैं इसकी वजह से, और डाउन लाइन से लूप लाइन पर जाने के दौरान बेपटरी हुई थी ट्रेन। और कोडरमा से एक बड़ी खबर, अप और डाउन दोनों लाइन जाम हो चुके हैं। और रितेश लोहानी फोन लाइन पर जुड़ गए। रितेश, अभी क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी, ये बताया जा रहा है कि ये मालगाड़ी डाउन लाइन की ओर से आ रही थी और अप लाइन के लूप लाइन पर जाने वाली थी, जहां से ये हजारीबाग रोड की लाइन की ओर डाइवर्ट होती। हालांकि बीच में ये किसी कारणवश बताया जा रहा है, अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है, कि 22वां इंजन से 22वां बोगी जो है वो किसी प्रकार से ट्रैक से नीचे उतर गई और लगभग आधे किलोमीटर तक खींचकर चली गई। हालांकि जब ड्राइवर को मालूम पड़ा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए बीच रास्ते ट्रेन को रोक दिया, और जिसके बाद वरीय अधिकारियों को बताया गया। ये घटना लगभग 8:40 पर बताई जा रही है। रितेश, क्या इस घटना की वजह से किसी भी दूसरे ट्रेन का परिचालन बाधित हुआ है? जी बिल्कुल, लगभग 1.5 घंटे के बाद अभी मैं मौका बाजार पे ही उपस्थित हूँ और देखा जा सकता है कि अप लाइन को चालू कर दिया गया है, वहीं डाउन लाइन को चालू करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच में लगभग 2-3 ट्रेनों की और उससे ज्यादा भी ट्रेनों को परिचालन ठप होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जम्मू तवी एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस और डाउन लाइन की भी बहुत सारी गाड़ियां रोकी गई है। जो जहाँ पर थे उन्हें वहीं पर स्थिर कर दिया गया है। जी चलिए रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। गोड्डा में बालू के अवैध खनन का खेल नहीं थम रहा है। पुलिस की नाक के नीचे यह कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है, फिर भी खनन विभाग के अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी अनजान बने रहते हैं। यहां दिन के उजाले में नदी घाट से बालू का उठाव किया जाता है। साइकिल या फटफटिया गाड़ी से बालू की ढुलाई हो रही है। बालू बेचने वाले मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस बिना पैसे लिए गाड़ी नहीं चलने देती। हालांकि साइकिल से बालू बेचने वालों से पुलिस पैसे नहीं लेती है, लेकिन बाइक या फटफटिया गाड़ी वाले अगर पैसे नहीं देते हैं तो गाड़ी तोड़ भी दी जाती है पुलिस के द्वारा। वहीं बालू खनन के कारण नदी का जलस्तर भी कम हो गया है, जिससे खेतों में पटवन के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए, एक में साइकिल से बालू ढोए जा रहे हैं और दूसरे में ट्रक से फटफटिया से बालू ढोए जा रहे हैं। ऐसे भी अपना व्यक्ति
अभी भी पालू उठ रहा है, पानी नहीं मिलबे नहीं करता है, सब फसल मर गया यहाँ। पहले इस नदी से बहुत पटवन होता था यहाँ 10 पंचायत जो से पटवन होता था और उपजा होता था। आज नदी जो बालू डाक हो गया, उसका बाद धान मरने शुरू हो गया। पटिया से कौन कहाँ पैसा ले जो पुलिस वाला? कौन कौन थाना? थाना मुश्किल था। कितना पैसा फिक्स कर लो? 50 रुपया एक गाड़ी से। नगर थाना और मुफस्सिल 50, दोनों थाना में 50-50 टका ले। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तार कर सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक अहम बैठक हुई। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने एयरपोर्ट प्रबंधन के साथ बातचीत में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सुविधाएं बढ़ने के साथ ही रांची एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या भी बढ़ाने पर इस दौरान चर्चा की गई, जिसमें रांची से वाराणसी और रांची से दरभंगा के बीच फ्लाइट शुरू करने को लेकर सांसद ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मांग की है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 301 एकड़ जमीन लीज पर उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं एयरपोर्ट के अंदर टैक्सी की व्यवस्था भी की गई है, जिससे यात्री खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। उस पे ये पार्किंग ले जा रहे हैं और वो एरो ब्रिज बना के वो जो पहले जैसे आरओबी होता है ना, उसी स्टाइल में ले जाएंगे कि उस पुल से लोग आए, उसी पुल से पार्किंग स्थल पे चले जाएंगे। वो डायरेक्टर साहब ज़्यादा बताएंगे। वो भी जैसे ही 300 एकड़ जगह का स्वामित्व रांची एयरपोर्ट को मिल जाएगा, तुरंत ही विस्तारीकरण शुरू हो जाएगा इस एयरपोर्ट का। इनका प्रयास है। हमने अभी माननीय मंत्री को भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी यहाँ से शुरू हो। आज हमने प्रस्ताव भेजा है, यहाँ से दुबई, यहाँ से सिंगापुर के लिए फ्लाइट शुरू हो। ये प्रस्ताव आज हमने भेजा है पैसेंजर को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, उसके बाद जो है फ्लाइट बढ़ाने के लिए, फ्लाइट की कनेक्टिविटी के लिए और एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के लिए। प्लस इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो CSR वाला सर ने उठाया कि जो CSR का फंड है अभी हम खर्च कर रहे हैं आसपास के गाँव में, उसमें और सुविधा प्राप्त करने के लिए। भारत की बेटी UN में पाकिस्तान के खिलाफ जिसकी ललकार पर हर भारतीय को नाज है। लौनगरी जमशेदपुर से विश्व मंच तक के सफर पर पहुंची अपनी बेटी स्नेहा दुबे पर झारखंड को भी बेहद नाज है। Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. स्नेहा दुबे UN में भारत के प्रथम सचिव, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। भारत की बेटी स्नेहा दुबे, जिन्होंने विश्व मंच के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। विश्व मंच पर भारत की इस बेटी की धमक का हर कोई कायल हो गया है। हो भी क्यों नहीं, लौह नगरी की धरती से निकलकर विश्व मंच तक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इस बेटी का संघर्ष भी बड़ा है। जमशेदपुर का केबल टाउन स्नेहा दुबे के जज्बे, उनकी लगन, उनके लक्ष्य की कहानी का गवाह रहा है। हालांकि केबल टाउन में स्नेहा दुबे का सिर्फ जन्म हुआ, बचपन बीता, लेकिन सारी शुरुआत यहीं से हुई थी। हुआ जाए, यहाँ बेटा के जन्म हुआ, इसके बाद बेटी हुई। बेटी बहुत चंचल थी शुरू में। स्नेहा दुबे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, इतना उसको एडवांस बना दिया था, लोग बहुत तेज हो गई थी। 2000 तक स्नेहा के पिता आज बंद पड़े इस केबल कंपनी में इंजीनियर थे। काबिल इंजीनियर थे, बेटियां काबिल थी, इसलिए केबल कंपनी बंद होने के बावजूद स्नेहा दुबे के पिता को गोवा में अच्छी नौकरी मिली और जो लक्ष्य जमशेदपुर में स्नेहा दुबे ने बनाया था उसे हासिल भी कर सकी। स्नेहा दुबे के पिता इंजीनियर तो मां टीचर हैं। जमशेदपुर में स्नेहा दुबे का जन्म हुआ, केबल टाउन में उनका बचपन बीता। जमशेदपुर से उनका परिवार गोवा चला गया। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में 112वें रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की। विदेश मंत्रालय मैड्रिड में भारतीय उच्चायोग में उन्होंने सेवा दी है। फिलहाल यूएन में भारत के प्रथम सचिव हैं। पूरे विश्व में रहने वाले भारतीयों के साथ जमशेदपुर भी अपनी बेटी स्नेहा दुबे पर नाज कर रहा है। नाज करे भी क्यों नहीं, घर की बेटी ने
विश्व मंच पर भारत का अभिमान बढ़ाया है। जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब